ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और हमारे पास चैप्टर का नाम था बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट है जो वो अपलोड किया था। और उस पार्ट के अंदर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में सबसे पहले उसका मीनिंग क्लियर किया था। मीनिंग के बाद हमने नंबर 2 पे उसके अंदर इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। और स्ट्रक्चर के अंदर हमने 3 तरह के जो अकाउंट्स हैं वो इसके अंदर पढ़े थे। सबसे पहले हमारे पास उस वीडियो के अंदर था करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बाद हमारे पास नंबर 2 पे था कैपिटल अकाउंट और नंबर 3 पर था हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व्स। तो हम इसमें 3 तरह के जो अकाउंट्स है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करंट अकाउंट के अंदर लाइबिलिटी और एसेट्स इनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और जो हमारा कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर लाइबिलिटी या फिर एसेट्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ऑफिशियल रिजर्व के अंदर हमारे पास टोटली जो गोल्ड है या जो फॉरेन की करेंसी है इसको हम इंक्लूड करते हैं। और जो हमारा करंट अकाउंट है उसके अंदर हमने टोटल 4 टाइप के जो अकाउंट्स हैं वो पिछली वीडियो में अंडरस्टैंड किए थे। सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास था बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसके अंदर सिर्फ गुड्स का ही बैलेंस आएगा। नंबर 2 पर हमने गुड्स एंड सर्विस बैलेंस पढ़ा था। गुड्स एंड सर्विस बैलेंस के अंदर हमने एक तो गुड्स का बैलेंस और सर्विस में से हमने लिया था इनविजिबल बैलेंस। और इनविजिबल बैलेंस का कौन सा पार्ट है? ओनली नॉन फैक्टर। इसके बाद हमारे पास थर्ड बैलेंस था, उसके अंदर इनविजिबल बैलेंस, जिसके अंदर हमारे पास फैक्टर बैलेंस, नॉन फैक्टर बैलेंस और एक हमारे पास था यूनिलैटरल आइटम्स। तो ये 3 तरह के बैलेंस को जोड़कर हमने इनविजिबल बैलेंस के बारे में पढ़ा था। और लास्ट में हमने पढ़ा था करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और इनविजिबल बैलेंस दोनों को ऐड करके बताया गया था। तो लास्ट वीडियो में हम करंट अकाउंट के बारे में कंप्लीटली डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, उसमें हमने ये बताया था कि जो कैपिटल अकाउंट है वो आपके या तो एसेट्स को इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर आपकी जो लाइबिलिटीज़ है इनके ऊपर इसकी एंट्रीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई भी आपकी ट्रांजैक्शन जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एसेट या लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करता है उस अकाउंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल अकाउंट। अब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमारे पास स्ट्रक्चर तैयार होता है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम टोटल 5 एंट्रीज है, जो 5 एंट्रीज है वो इंक्लूड करते हैं। अब उन 5 एंट्रीज के बारे में हम वन बाय वन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये 5 एंट्री कौन सी है। तो सबसे पहली एंट्री है हमारे पास इसके अंदर बोरोइंग। बोरोइंग की एंट्री है। बोरोइंग का मतलब होता है जब हम किसी भी कंट्री से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहीं से भी किसी भी प्रकार का जो बोरो करते हैं वो एंट्री इसके अंदर आएगी। अब बोरो की जो एंट्री है वो कैपिटल अकाउंट में क्यों आती है? क्योंकि जब हम किसी भी कंट्री से पैसा बोरो करेंगे तो वो एक फ्यूचर क्लेम है और हमें वो फ्यूचर के अंदर रिटर्न करना है, तो जिससे हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अगर लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो वो आपका अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट। अब कोई भी कंट्री है जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कभी भी पैसा बोरो करती है तो वो बोरो करने के लिए 2 तरीके यूज करती है, 2 मेथड्स हैं। सबसे पहला जो बोरिंग होता है उसको हम बोलते हैं असिस्टेंस बोरिंग। असिस्टेंस बोरिंग। और जो हमारे पास सेकंड जो बोरिंग है उसको हम बोलते हैं कमर्शियल बोरिंग। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो यहाँ पे हम बोरिंग वर्ड यूज कर रहे हैं ये सिर्फ हम एक्सटर्नल बोरो की बात कर रहे हैं, इंटरनल बोरो की बात नहीं कर रहे। जब हम इंटरनल कंट्री से बोरो करते हैं, देश के अंदर से पैसा बोरो करती है सरकार, तो उसको हम गवर्नमेंट बजट की एंट्री में इंक्लूड करते हैं। जबकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल जो बोरिंग है किसी भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हम बोरो करते हैं, सिर्फ उस एंट्री को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब इन दोनों तरह की जो हमारे पास बोरिंग है, इन दोनों तरह की बोरिंग में फ़र्क क्या है? देखो, जब भी हम किसी इंटरनेशनल मार्केट से कहीं से भी, इंटरनेशनल हमारे पास जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट के अंदर जैसे हमारे पास IMF है या वर्ल्ड बैंक है, जब हम यहाँ से पैसा उठाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कमर्शियल बोरिंग। सेकंड टाइप की बोरिंग है, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं वर्ड असिस्टेंस बोरिंग। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर कंसेशन रेट पर, कंसेशन रेट का मतलब कि कम ब्याज की दर पर जब पैसा उठाते हैं तो उस बोरिंग के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं असिस्टेंस बोरिंग। तो हमारे पास 2 तरह की बोरिंग है, इसके अंदर हम कंसेशन रेट के ऊपर मनी बोरो करते हैं और जो कमर्शियल बोरिंग है वो हम इंटरनेशनल मार्केट से
जो लोन लेते हैं, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक। अब देखो, जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कंट्री जब भी पैसा बोरो करती है, तो बोरोइंग के केस में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की शीट तैयार होती है तो इसकी हम जो एंट्री है वो देंगे हम क्रेडिट के साथ। लेकिन जब हम किसी कंट्री को खुद बोरो कर देते हैं, लैंडिंग करते हैं, पैसा बोरो देते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डेबिट। जब भी इंडिया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कभी भी पैसा बोरो करेगा, चाहे वो असिस्टेंस की फॉर्म में करे, चाहे वो कमर्शियल की फॉर्म में करे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर उसकी जो एंट्री है वो क्रेडिट के साथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो बोरिंग के अंदर हम पैसा है, जो वो ये हमारी एक रिसिप्ट है, और रिसिप्ट की एंट्री मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी वो हम क्रेडिट की फॉर्म में ही एंटर करेंगे। तो ये है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कैपिटल अकाउंट के अंदर बोरिंग। बोरिंग के बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एंट्री आती है हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये होती है हमारे पास दो फॉर्म में। एक के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं FDI और एक के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं FII। जैसे कि आप सभी को पता है कि FDI का जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो FII है इसका पूरा नाम हमारे पास है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं और उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आप पोर्टफोलियो वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और आप इसके अंदर FII जो वर्ड है ये भी यूज़ कर सकते हो। अब इन दोनों के अंदर आप डिफरेंस समझोगे, FDI और FII, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जब कोई भी कंट्री किसी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के अंदर आके अपनी ओनरशिप क्रिएट करती है, ओनरशिप का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि USA से कोई कंपनी है, अगर वो यहाँ आके किसी भी प्रकार की इंडिया की कंपनी के अंदर ओनरशिप क्रिएट करती है, अपना शेयर डालती है, उसको हम बोलते हैं FDI। मतलब कहने का ये कि कोई भी बाहर की कंपनी जब इंडिया के अंदर किसी प्रकार का बिजनेस करने के लिए आती है तो उसको हम बोलते हैं FDI। ये केस होता है मेनली ओनरशिप का। अब जो FII है इसके अंदर होता है कि कोई भी बाहर की कंपनी जब हमारी किसी भी डोमेस्टिक कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार के शेयर परचेज करती है और शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं FII। तो ये बेसिक फ़र्क होता है। इसके लिए इसके अंदर सिर्फ कंपनी को पैसा मिलता है शेयर्स की फॉर्म में, और इसके अंदर जो कंपनी है वो अपनी ओनरशिप आके क्रिएट करती है। और इन दोनों टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम बोलते हैं ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आता है, और पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमारे पास वर्ड यूज़ किया जाता है बैंकिंग कैपिटल। अब बैंकिंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, अब इन कमर्शियल बैंक्स के पास जितने भी फॉरेन के एसेट्स हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जितने भी फॉरेन के एसेट्स हैं, अगर उन सभी एसेट्स को हम कमर्शियल बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बैंकिंग कैपिटल। तो इंडिया के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इनके पास जितने भी फॉरेन के एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स की अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है बैंकिंग कैपिटल के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 4 NRI डिपॉजिट्स। अब NRI डिपॉजिट्स के अंदर आपको देखो दो एंट्री याद रखनी है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि एक तो NRI है जो अपनी फैमिली को किसी भी प्रकार का रेमिटीज है जो सेंड कर रहा है, एक होता है कि वो किसी इंडिया की डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिपॉजिट कर रहा है। अगर सपोज करो कि कोई भी NRI पर्सन अपनी फैमिली के पास किसी प्रकार की भी रेमिटीज भेज रहा है, पैसा भेज रहा है, तो उसको हम डील करेंगे करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर पैसा लगा रहा है या भेज रहा है, उसके अंदर कहीं भी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको हम डील करेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो आपको ये दोनों चीज़ बड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी कि अगर फैमिली की रेमिटीज आ रही हैं तो उसको आप डील करोगे करंट अकाउंट के साथ। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर किसी प्रकार का पैसा आया हुआ है या उसने हमारी इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है तो उस एंट्री को हम यूज़ करेंगे कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। तो ये NRI डिपॉजिट्स की दो डिफरेंट एंट्रीज हैं, एक करंट अकाउंट की है और दूसरी आपकी
कैपिटल अकाउंट की है। अब जो लास्ट टर्म आती है इसके अंदर हमारे पास वो है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अब शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का बेसिक मतलब ये होता है कि जब भी हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कोई भी सामान परचेज करते हैं और उसकी पेमेंट फ्यूचर में करते हैं, जैसे सपोज करो कि इंडिया के किसी पर्सन ने यूएसए की किसी कंपनी से 5 करोड़ रुपए का कोई भी प्रोडक्ट है जो वो मंगवाया सेल करने के लिए, और उसकी पेमेंट है जो वो फ्यूचर में डिलीवरी हो रही है, पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं हो रही, जिसको हम फॉरवर्ड मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो उस तरह का जो क्रेडिट है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। ये आमतौर पर गुड्स के केस में होता है। अब जैसे सपोज करो कि कोई शॉपकीपर है, उसने मार्केट में से किसी बड़े डीलर से या होलसेलर से 50 लाख रुपए का माल बोरो किया, उधार पे लिया, और उसकी जो पेमेंट है वो 6 मंथ या 1 ईयर के बाद वो रिटर्न कर रहा है, तो इस तरह की क्रेडिट को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। होप आपको ये 5 के 5 पॉइंट क्लियर होंगे, और इन्हीं सभी पांचों अकाउंट्स को हम जोड़ के हमारा तैयार करेंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो इसके अंदर आपकी 5 एंट्री है। बोरो, बोरो आपको पता लग गया कि 2 तरह का होता है, एक आपका कमर्शियल होता है और एक आपका असिस्टेंस होता है। दूसरा आपकी एफडीआई होगी, और इसके अंदर आपका एक आ गया पोर्टफोलियो, जिसको आप एफआईआई के नाम से भी जानते हो। नंबर 3 पर आपकी एंट्री आती है बैंकिंग कैपिटल, जिसमें हमारे फॉरेन के एसेट जितने भी कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट्स हैं। एनआरआई की एंट्री आपकी डबल होगी, एक फैमिली वाली होगी, एक इकॉनमी वाली होगी। अगर इकॉनमी वाली है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, अगर फैमिली वाली है तो वो करंट अकाउंट में जाएगी। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंदर हम कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट्स बोरो करके उसको सेल करने के बाद उसकी पेमेंट है जो फ्यूचर में वापस करेंगे। सो दीज 5 एंट्रीज आर इंक्लूडेड इन दी कैपिटल अकाउंट। तो अभी तक हमने करंट अकाउंट को क्लियर कर लिया। करंट अकाउंट के अंदर हमने टोटल 4 तरह के बैलेंस भी क्लियर कर लिए, जिसके अंदर हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस। तो ये हम यहाँ से कर चुके हैं। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने टोटल 5 एंट्री यूज़ करी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बोरो किया, बोरो के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी, फिर उसके बाद एनआरआई आया, फिर उसके बाद बैंकिंग कैपिटल आई, और लास्ट में हमने किया शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अब करंट अकाउंट का जो बैलेंस है और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, इसके बाद हमारे पास थर्ड बैलेंस आएगा और उसको हम बोलते हैं ओवरऑल बैलेंस। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ओवरऑल बैलेंस। अब ये सारे अकाउंट्स को हम न्यूमेरिकल की हेल्प के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हमने ओवरऑल बैलेंस निकालना तो सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट बैलेंस, जिसके अंदर हमने टोटल 5 एंट्रीज यूज करी थी, और एक आपको इसके अंदर एंट्री यूज करनी पड़ेगी एरर एंड ओमिशंस। एरर एंड ओमिशन बेसिकली वो एंट्री होती है जिसका हम, क्योंकि देखो कंट्री हर एंट्री का प्रॉपर एक एस्टिमेट नहीं लगा सकती, तो कुछ एंट्रीज होती हैं जो अंदाजे से कह लो या एस्टिमेट से कह लो, उनको हम ऐड करते हैं, क्योंकि सभी एंट्रीज को, छोटी छोटी एंट्रीज को इंक्लूड करना बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ जो एंट्रीज होती हैं उसको हम एस्टिमेट के साथ ऐड करते हैं, और उन्हीं एंट्रीज का हम नाम देते हैं एरर एंड ओमिशन। और इन सभी एंट्रीज को जोड़कर हमारे पास आएगा ओवरऑल बैलेंस। तो होप आपको यहाँ तक ये बात क्लियर होगी कि ओवरऑल बैलेंस है जो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर एंड ओमिशन तीनों को ऐड करके ही हमारे पास आएगा ओवरऑल बैलेंस। तो यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है, ओवरऑल बैलेंस के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये हमारा 2 टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है ये ऑलरेडी पहले ही इक्विलिब्रियम के केस में हो सकता है, और दूसरा होता है हमारा डिस इक्विलिब्रियम का केस, डिस इक्विलिब्रियम। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 टाइप का है हमारे पास, एक इक्विलिब्रियम का केस है और एक हमारे पास है डिस इक्विलिब्रियम का केस। अब इन दोनों में देखिए फर्क क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब आपका कंट्री का ओवरऑल बैलेंस, जो हम अभी निकाल के आए थे 3 एंट्री आपको याद होगी, उसके अंदर मैंने ऐड की थी करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस और एरर एंड ओमिशन। अगर आपका ओवरऑल बैलेंस पहले ही 0 के इक्वल आया,
जीरो के इक्वल आने का मतलब क्या है कि आपको ना तो ऑफिशियल रिजर्व देने पड़ेंगे, ना ही आपको लेने आएंगे, आपका बैलेंस पहले ही क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि आपकी जो ऑफिशियल रिजर्व है उसके अंदर किसी प्रकार की भी कोई मूवमेंट नहीं होगी, नो मूवमेंट इन दी ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व का मतलब हमारे पास जितना भी गोल्ड का या फॉरेक्स का जितना भी स्टॉक है उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। और आपको पता है कि मूवमेंट दो टाइप की हो सकती है, एक आपकी हो सकती है इनफ्लो हो सकती है और दूसरी आपकी हो सकती है आउटफ्लो। तो जब आपका ओवरऑल बैलेंस पहले ही जीरो है तो आपका ना तो इसके अंदर इनफ्लो होगा, ना ही आपका इसके अंदर आउटफ्लो होगा, यानी कि ऑफिशियल रिजर्व वाले अकाउंट में किसी प्रकार की कोई भी मूवमेंट है जो वो आपको दिखाई नहीं देगी। और इस चीज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब बात आती है उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है इम्बैलेंस होना। अब इम्बैलेंस दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस की फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपका ये वाला बैलेंस हो सकता है डेफिसिट की फॉर्म में। ठीक है, अब सरप्लस का मतलब होता है कि इंडिया को इस अकाउंट के अंदर पेमेंट ओवरऑल लेनी आई है, तो आपका इसके अंदर जो ओवरऑल बैलेंस है वो होगा ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। तो इंडिया को जब भी ओवरऑल बैलेंस के अंदर पेमेंट फॉर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से रिसीव होती है तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। और डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आपका ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन जीरो, मतलब इसके अंदर आपको पेमेंट पेड करनी पड़ेगी। तो जब भी डिसइक्विलिब्रियम होगा, चाहे वो सरप्लस की फॉर्म में हो चाहे वो डेफिसिट की फॉर्म में हो, तो आपको यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर होगी कि यहाँ पर हमें ऑफिशियल रिजर्व के अकाउंट में मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आपकी इन दोनों केस के अंदर जो मूवमेंट है वो आपको दिखाई देगी, या तो इनफ्लो होगा या आपका आउटफ्लो होगा। अब इनफ्लो कब होगा, आउटफ्लो कब होगा, गोल्ड की फॉर्म में या फिर आपका फ्रेक्स की फॉर्म में। देखिए, जब भी आपका ओवरऑल बैलेंस ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कि इंडिया को रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से पेमेंट रिसीव होगी। तो इंडिया इसमें पेमेंट रिसीव करेगा। जब रिसीव करेगा तो आपके जो ऑफिशियल रिजर्व का अकाउंट है, ऑफिशियल रिजर्व के अंदर जो आपकी मूवमेंट होगी तो उसमें आपका इनफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब कि हमें बाहर से पेमेंट लेनी आएगी। बात यहां तक समझ आई। ओवरऑल बैलेंस हमारा ग्रेटर देन जीरो है, जिस बात का मतलब है कि हमें बाहर से पैसा लेना आया, हमें उनसे पेमेंट रिसीव करनी है, तो जिससे हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व के अंदर होगा इनफ्लो। इनफ्लो मतलब देश के अंदर पैसा आएगा। जब हम डेफिसिट की बात करते हैं तो आपका इसके अंदर जो ओवरऑल बैलेंस है वो लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव है, तो हमें इसमें पे करना पड़ेगा। जब हम पे करेंगे तो मूवमेंट तब भी होगी ऑफिशियल रिजर्व के अंदर। तो आपकी ऑफिशियल रिजर्व के अंदर मूवमेंट दोनों केस में होगी, लेकिन इसमें हमारी कंट्री का जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है उसमें से गोल्ड या जो फॉरेन करेंसी है, एसेट्स हैं, उनका होगा आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब कि अब हमें पे करना पड़ेगा और हमारे अकाउंट में से जो फ्लो है वो आउट का मतलब बाहर की तरफ जाएगा, हमें उसका पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ओवरऑल बैलेंस है जो वो आपका डेफिसिट दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों कंसेप्ट यहाँ से समझ आए होंगे, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इक्विलिब्रियम के केस के अंदर आपका ओवरऑल बैलेंस जीरो है, तो आपके ऑफिशियल रिजर्व के अकाउंट में कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, ना इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। लेकिन जब बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम की, तो इसके अंदर आपका या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट। सरप्लस का मतलब कि ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इंडिया को पैसे लेने हैं, तो इसलिए इंडिया के अंदर इनफ्लो होगा गोल्ड का या फिर फॉरेक्स का। और डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है, आपकी ऑफिशियल रिजर्व में मूवमेंट होगी और इस बार आपका जो स्टॉक है ऑफिशियल रिजर्व का वो रिड्यूस होगा, आपकी कंट्री में से जो गोल्ड या जो फॉरेक्स है वो आउटफ्लो होगा, दूसरी कंट्री को आपको पेड करना पड़ेगा। तो ये आपका कंसेप्ट था बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। अब लास्ट हमारे पास इस न्यूमेरिकल पोर्शन में से आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकलता है, देखिए
जब हम लास्ट पॉइंट पे पढ़ा था ओवरऑल बैलेंस आपका जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब तो देखो आपका ओवरऑल बैलेंस जीरो है तो आप इसको कह सकते हो कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और ओवरऑल बैलेंस एक ही बात है, क्योंकि इसके अंदर ऑफिशियल रिजर्व के अंदर कोई मूवमेंट होगी नहीं। यहाँ से पॉइंट क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो वो ओवरऑल बैलेंस के इक्वल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपका ओवरऑल बैलेंस पहले ही क्लियर है। अब उसके बाद बात आती है कि ओवरऑल बैलेंस अगर पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो हम उसको बीओपी के साथ कैसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बीओपी, और बीओपी का मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे मैंने लिखा ओवरऑल बैलेंस। अब देखिए मैंने ओवरऑल बैलेंस के आगे कोई भी साइन नहीं पाया, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, आप इसको पॉजिटिव समझेंगे। अब इसको मैंने करना है बैलेंस। अब बैलेंस कैसे करेंगे, मैं अपने अकाउंट में से ऑफिशियल रिजर्व के अकाउंट में मूवमेंट करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां से समझनी है वो है कि ओवरऑल बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो आपको इस केस के अंदर एक चीज पता होगी कि हमारी कंट्री के अंदर जो गोल्ड या डॉलर है उसका होगा इनफ्लो, और इनफ्लो का मतलब कि हमारे देश में क्रेडिट होगा। लेकिन इसकी जो एंट्री है वो हम देंगे नेगेटिव के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए नेगेटिव क्यों होगा, जब भी हमारी कंट्री के अंदर बाहर से गोल्ड की अमाउंट एंटर करती है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर, तो उसकी हम एंट्री नेगेटिव से क्यों देते हैं। अब सपोज करिए कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट 2500 करोड़ सपोज करिए पॉजिटिव है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कि बैलेंस कब होगा, जब इसकी अमाउंट हम जीरो लेंगे, बैलेंस तभी होगा। और बैलेंस करने के लिए हम ऑफिशियल रिजर्व की अकाउंट की एंट्री नेगेटिव क्यों रखते हैं, क्योंकि ये अकाउंट अगर पॉजिटिव है तो जीरो करने के लिए हमें ऑफिशियल रिजर्व की एंट्री माइनस में रखनी पड़ेगी, तभी जाके ये बैलेंस होगा। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। लेकिन अगर सपोज करो कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है, अब नेगेटिव का मतलब है कि आपको आउटफ्लो करना पड़ेगा क्योंकि आपको पेमेंट करनी है, तो इंडिया से ऑफिशियल रिजर्व का आउटफ्लो होगा। जब भी इंडिया ऑफिशियल रिजर्व का अकाउंट से आउटफ्लो करेगा तो उसकी एंट्री आप पॉजिटिव से ही दोगे, क्योंकि एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, तभी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल बैलेंस होगा, मतलब कि एग्जैक्टली जीरो के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ से दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी हम इनफ्लो होगा हमारी कंट्री के अंदर गोल्ड का, तो हम उसको अकाउंट में एंट्री देंगे नेगेटिव से। जब आउटफ्लो होता है मतलब कि इंडिया से गोल्ड या फॉरेक्स बाहर जाता है, तो उसकी एंट्री हम देते हैं प्लस से, क्योंकि आउटफ्लो तब होगा जब हमारा बैलेंस नेगेटिव है, और जीरो करने के लिए दूसरी एंट्री को हमें लेना पड़ेगा पॉजिटिव। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट।